अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है हाउ टू बिकम फाइलर इन 2025 विद ज़ीरो फीस। इस टॉपिक पे मेरी पहले भी वीडियो मौजूद है, लेकिन उसमें ये है कि आपने टैक्स रिटर्न जमा करवाने के बाद आपने 1000 रुपये का चालान भी जमा करवाना होता था। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। लिहाजा आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखना है। अगर आप 2025 में फाइलर होना चाहते हैं ज़ीरो फीस के साथ, तो आप कैसे फाइलर बन सकते हैं, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, या आप जो भी ब्राउज़र अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर रहे हैं आपने उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने आईआरएस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैंने आईआरएस की वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपने, अगर आपका लॉगिन बना हुआ है, आपने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो फिर आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ, हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यू फाइलर बन रहे हैं, तो हम लिहाजा तमाम प्रोसेस को समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लिहाजा आप स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखिएगा ताकि आप कामयाबी के साथ फाइलर बन सकें और अपना जो तमाम डाटा उसको मैनेज कर सकें। सबसे पहले आपने यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो और एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे है जी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है और यहाँ पे नीचे आपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। CNIC नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना प्रेफिक्स बताना है, मिस्टर हैं, मिसिज हैं, डॉक्टर है, जो भी आपका प्रेफिक्स है आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जी फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। इस नेम के हवाले से आपको बता दूं कि अगर आपका नाम 3 हिस्सों में है, जैसे मोहम्मद अली अहमद, तो आप 3 हिस्सों में लिखेंगे। मोहम्मद पहले कॉलम में लिख देंगे, पहले बॉक्स में लिख देंगे, और उसके बाद जो अली है वो मिडल नेम में आ जाएगा और आपका जो अहमद है वो लास्ट नेम में आ जाएगा। अगर आपका नाम है मोहम्मद अली, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फर्स्ट नेम लिखेंगे और लास्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम को खाली छोड़ देंगे। अगर आपका नाम सिर्फ और सिर्फ अहमद है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम में आपने डॉट लगा देना है क्योंकि लास्ट नेम लिखना ज़रूरी है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो करंट सर्विस प्रोवाइडर है, आप मुतलका नेटवर्क यहाँ से चूज़ कर लेंगे, वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर के हवाले से बता दूँ कि आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए और उसके अलावा उसके ऊपर प्रमोशनल मैसेज ब्लॉक नहीं होने चाहिए। अगर आपके मोबाइल नंबर पे प्रमोशनल मैसेज ब्लॉक हैं तो आप अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने प्रमोशनल मैसेज ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके प्रमोशनल मैसेज ब्लॉक होंगे तो आपको किसी किस्म का कोई OTP रिसीव नहीं होगा। यहाँ पे आपने अपना सेल नंबर लिख देना। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे भी आपने कंफर्म करने के लिए मोबाइल नंबर लिख देना। उसके बाद यहाँ पे है जी ईमेल एड्रेस, आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करने के लिए भी ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद है जी एड्रेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस लिखा होगा आपने उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। सबसे पहले है जी टाइप। टाइप में आपने बताना है कि आप जिस किस्म की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जिस किस्म की है आप वो बताएंगे। आपकी प्रॉपर्टी रहायशी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आप वो बता देंगे। आमतौर पर जो रहायशी होती है रेजिडेंशियली लिहाजा लिखेंगे, तो यहाँ पे है जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। उसके बाद फॉर्म है, आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं वो उसकी फॉर्म क्या है, हाउस है, बंगला है या कैबन है, जो भी उसकी टाइप है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देंगे। हमारा हाउस है। उसके बाद है जी मेजरमेंट यूनिट। उसके बाद आपने बताना है जी आपका जो घर है उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है, मरला है, कनाल है, स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड है या मीटर में है, या इसके अलावा किसी और मेजरमेंट यूनिट में वो काउंट होती है। तो हमारा जो मेजरमेंट यूनिट है वो मरला है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बता देंगे कि 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, जितने मरले का घर है आपका यहाँ पे आप वो बता देंगे। उसके बाद है जी यूनिट नंबर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी।
यहाँ पे आपने अपना जो एड्रेस होगा, आपका मुकम्मल एड्रेस आपने यहाँ पे 3 हिस्सों में ब्रेक करके लिखना है। अगर आपका कोई हाउस नंबर है तो आप यहाँ पे यूनिट नंबर में लिख देंगे। अगर आपका कोई स्ट्रीट नंबर है तो आप यहाँ पे स्ट्रीट वाले ऑप्शन में लिख देंगे। उसके बाद जो बाकी एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपका हाउस नंबर भी नहीं है, स्ट्रीट नंबर भी नहीं है, इसके अलावा अगर आपका जो भी एड्रेस है, आप यहाँ पे 3 हिस्सों में ब्रेक करके लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आपको सिटी नज़र आ रहा है, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना मुतलका सिटी सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारा लाहौर है। लिखने के बाद यहाँ से सर्च करेंगे, जो भी आपका सिटी एरिया होगा आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे है जी कैपेसिटी। आपने यहाँ पे बताना है कि आप जो प्रॉपर्टी की डिटेल लिख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं या आप इसमें किराएदार पे रह रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो परसेंटेज शेयर है यहाँ पे वो लिख देना है। अगर आप मालिक हैं तो आप ओनर सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप किराएदार हैं तो आप टेनेंट्स वाला ऑप्शन जो है ना सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके वालिद, आपकी वालिदा या आपके किसी बहन भाई के नाम है या आपके दादा अबू के नाम है, तो फिर क्या करेंगे, फिर आपने ऑनर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे जो शेयर है आप यहाँ पे 1% लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड नज़र आ रहा है, ये कैप्चा कोड आपने यहाँ पे लिखना है। कैप्चा कोड लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपने जो अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया होगा उसके ऊपर आपको OTP रिसीव हो जाएंगे। OTP लिखने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो आइरिस का पोर्टल है वो बन जाएगा और आपको ईमेल एड्रेस पे एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, जिस पासवर्ड को आपने अपने पास सेव रखना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मेन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपने जो आपको पासवर्ड ईमेल में आया होगा, आपने यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड लिख के यहाँ से लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आपका नाम नज़र आ रहा होगा और उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आइकन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल में अगर किसी किस्म की कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद चेंज पिन का ऑप्शन है, अगर आप अपना पिन कोड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड न्यू डिवाइस का ऑप्शन है, सर्टिफिकेट है। उसके बाद कंप्लेन का ऑप्शन है। उसके बाद है जी यहाँ पे है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद सिंप्लीफाइड IT टैक्स रिटर्न है। उसके बाद है जी FBR मालूमात, फाइल योर विद होल्डिंग स्टेटमेंट और उसके बाद फाइल योर सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट। उसके बाद सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट। डू यू नीड हेल्प, अगर कोई हेल्प की गाइड चाहिए आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है जी क्रिएट योर ई-पेमर्स। आपने अगर किसी किस्म का कोई चालान वगैरह क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है हाउ टू बिकम फाइलर इन 2025 विद ज़ीरो फीस। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम अपने पोर्टल पे आ गए, यहाँ पे लॉगिन किया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बंदा न्यू फाइलर बनता है उसके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात लोग क्या समझते हैं, आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर ली और आप समझो फाइलर हो गए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न भी जमा करवानी होती है। अगर आप टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते तो आपका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव ही रहता है। जब आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे फिर आपका जो फाइलर वाला स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप टैक्स रिटर्न को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये मेन पेज पे आपको इन सिंप्लीफाइड IT रिटर्न का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो 2025 की टैक्स रिटर्न यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी अपनी टैक्स रिटर्न को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने किस पीरियड की टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। हम न्यू फाइलर बन रहे हैं। अगर आप 30 सितंबर 2025 से पहले पहले फाइलर बन रहे हैं तो फिर आप अपनी 2025 की टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे और इसके साथ किसी किस्म की कोई फीस जमा नहीं करवाएंगे और आप फाइलर बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको CNSE नंबर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे जो टैक्स पीरियड है वो आपने लिख देना है। अगर आपने 2024 की करवानी है तो यहाँ पे 2024 लिख के टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे।
अगर आप किसी और साल की करवाना चाहते हैं तो आप मुतलका ईयर लिख के उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। 2025 की टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं, सिस्टम ने खुद ब खुद 2025 सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आप टैक्स रिटर्न 2025 में आ जाएंगे। टैक्स रिटर्न 2025 का जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। चेंजेस की वजह से टैक्स रिटर्न 2025 में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आई हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं और परेशान हैं। बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि सर हमें इस बारे में बता दें, इस बारे में हमें नहीं मालूम। तो इस हवाले से मैंने वीडियो बनाई भी हुई है, 2025 की टैक्स रिटर्न को एक्सप्लेन किया भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जब आप 2025 का टैक्स पीरियड सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले है जी स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है टैक्स ईयर 2025 में पाकिस्तान में रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में थे तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में नहीं थे तो आप यहाँ से नो सेलेक्ट करेंगे। हम पाकिस्तान में ही थे, हम यहाँ से यस सेलेक्ट कर देंगे। जैसे यस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो दूसरा ऑप्शन आएगा सोर्स ऑफ इनकम का आएगा। यहाँ पे आपने अपना मुतलका सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपने किसी किस्म का कोई सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट नहीं करना। वैसे तो एफबीआई ने जो चेंजेस किए हैं वो अपनी तरफ से तो उन्होंने काम आसान किया है, लेकिन जो आम इंसान है, आम आदमी है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसको इस हवाले से बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि काम कैसे करना है और किस तरह काम करना है। तो इस काम को, इस टैक्स रिटर्न को आप पुराने ओवरव्यू में ले जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी जाके टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। वो कैसे लेकर जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने किसी किस्म का सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कह रहा है कि क्या आपने इस सोर्स के अलावा इन जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के अलावा भी आपको किसी और सोर्स से भी इनकम आती है। अगर आपको किसी और सोर्स से भी इनकम आती है फिर आप यस सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे यस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएगा। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप पुराने ओवरव्यू में आ जाएंगे। जिस तरह का पहले ओवरव्यू था आप उस टैक्स रिटर्न में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी तमाम डिटेल को फिल करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो टैक्स रिटर्न है, टैक्स रिटर्न के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो है 114 का, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। वो हिस्सा होता है जिसमें आपने अपने तमाम जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं उनको भी मैनेज करना होता है, और आपने अपनी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, आपने उसको भी डिक्लेयर करना होता है। आपने बताना होता है कि आपकी इनकम किस सोर्स से आ रही है। वो जो हिस्सा है वो है 114 का, उसमें आपने अपनी ये तमाम डिटेल ऐड करनी होती है। और दूसरा जो हिस्सा है वो होता है वेल्थ स्टेटमेंट का। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वेल्थ स्टेटमेंट 116। इस हिस्से में आपने अपने जो तमाम एसेट्स हैं, आपने अपने एसेट्स और आपने अपने एक्सपेंसेस जो घर में आपने किए होते हैं उन एक्सपेंसेस की डिटेल बतानी होती है। अगर तो आप यहाँ पे, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पे अपनी इनकम डिक्लेयर करके अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको कोई बिजनेस से इनकम आ रही है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी इनकम डिक्लेयर करके यहाँ से अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। किसी भी किस्म की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी आपके बिजनेस में ही फॉल करती हैं, आपने उसकी भी इनकम अपनी यहाँ पे ही ऐड करनी है। अगर आप ट्रेडिंग का कोई काम कर रहे हैं या आप किसी किस्म की कोई लेन देन का, कोई ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, तो आप अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिजनेस से सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। उसके बाद है जी कैपिटल गेन है। अगर आपको किसी किस्म के कोई एसेट के ऊपर कोई कैपिटल गेन हुआ है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। उसके बाद है जी अदर सोर्स में अगर आपको कोई पेंशन वगैरह से इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। एन्युटी पेंशन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी पेंशन ऐड कर देंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं वन बाय वन अगर एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो मज़ीद काफ़ी लंबी हो जाएगी और ये सारा एक्सप्लेन करना पॉसिबल भी नहीं है। उसके बाद फॉरेन सोर्स एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे आपने अपनी अगर एग्रीकल्चर इनकम ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने तमाम जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, जो फिक्स एंड फाइनल टैक्स में आपकी अमाउंट फॉल कर रही है,
आपने जो तमाम अपने टैक्सेस हैं वो यहाँ पे ऐड करने हैं। हम जो टैक्स रिटर्न जमा करवाने जा रहे हैं, जो हम फाइलर बनने जा रहे हैं, वो है सैलरी पर्सन। सैलरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी सैलरी लिखेंगे। सैलरी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है एक साल में, तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो आपका अदारा काट रहा होगा। अगर तो आपका अदारा आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स काट रहा है, तो फिर आप उसको एडजस्ट कर देंगे। अगर आपका अदारा सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं काट रहा, तो आप उस टैक्स को पे करेंगे। तो वो कैसे पे करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। हमारी जो इनकम है वो 5,87,900 है। लिखने के बाद यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये जो इनकम है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। मैं आपको 6 लाख से अबव इनकम भी लिखकर बताता हूँ, वहाँ पे आपने कैसे एडजस्ट करनी है। अगर उसके ऊपर आपका टैक्स कटा हुआ तो आपने वो कैसे ऐड करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इनकम लिखने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद सेव कर देना है और उसके बाद फिर आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इस ऑप्शन के सामने अपनी जो इनकम वहाँ पे आपने लिखी है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद लिखने के बाद यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप अपने पर्सनल एसेट में आ जाएंगे। पर्सनल एसेट में आने के बाद यहाँ पे आप अपने एसेट्स ऐड करेंगे। एसेट ऐड करने के बाद एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपनी टैक्स रिटर्न को रेडी करेंगे। कि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। मैं आपको प्रॉपर टैक्स रिटर्न जमा करवा के बताऊँगा कि आपने कैसे जमा करवानी है। ये थी हमारी जो इनकम टैक्सेबल स्लैब से नीचे हमारी जो सैलरी की इनकम है, यहाँ पे हमने वो एंटर की है। अब देखते हैं अगर हमारी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, तो अगर उसके ऊपर टैक्स बन रहा है तो वो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर टैक्स कटा हुआ है तो कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर टैक्स पेबल बन रहा है, लायबिलिटी बन रही है हमारे ऊपर, तो हम उसको कैसे पे करेंगे। यहाँ पे सैलरी में आने के बाद यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे हमारी जो इनकम है वो इस साल में है 7,65,500 रुपये। ये हमारी इनकम है। इसके ऊपर अदारे ने टैक्स काटा हुआ है। अगर तो अदारे ने टैक्स काटा हुआ तो आप उस टैक्स को एडजस्ट कर देंगे। अगर टैक्स अदारे ने नहीं काटा हुआ तो फिर आप वो पे करेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद आपने ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आ जाना है। उसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स आपको नज़र आ रहा है, एडजस्टेबल टैक्स में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अगर तो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स कटा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है अंडर सेक्शन 149। इस ऑप्शन के सामने आपने यहाँ पे अपनी सैलरी लिख देनी है। सैलरी लिखने के बाद जो टैक्स इसके ऊपर कटा होगा, टैक्स कलेक्टेड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना मुतलका जो टैक्स कटा होगा यहाँ पे वो लिख देंगे। अगर ये टैक्स नहीं कटा हुआ फिर आप क्या करेंगे। हमारा जो टैक्स है वो नहीं कटा हुआ, अदारे ने नहीं काटा हुआ और हम पे करना चाह रहे हैं। इस सूरत में क्या करेंगे, वहाँ पे हमने सैलरी ऐड कर दी। यहाँ पे नीचे आने के बाद ये कंपटीशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रीपेड PSID का, और यहाँ पे अमाउंट भी नज़र आ रही है। ये जो 8,275 रुपये अमाउंट बन रही है, ये हमारी सैलरी के ऊपर टैक्स की बन रही है। अगर हमने ये टैक्स पे करना है तो फिर हम यहाँ पे प्रीपेड PSID पे क्लिक करके इसकी PSID जनरेट कर लेंगे और इसको पे कर देंगे। अगर तो हमारा ये टैक्स अदारे ने खुद ब खुद काटा हुआ है, तो फिर हम इस टैक्स को एडजस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारा ये जो टैक्स है ये अदारे ने काटा हुआ है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। 8,275 रुपये है। यहाँ से क्या करेंगे, हम एडजस्टेबल टैक्स में आ जाएंगे। एडजस्टेबल टैक्स में आने के बाद यहाँ पे आपको अंडर सेक्शन 49 का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड वाले ऑप्शन में यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी सैलरी है, सैलरी की अमाउंट है 7,65,500 रुपये। ये यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद टैक्स चार्जेबल में आने के बाद यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में आने के बाद ये जो टैक्स हमने ऐड किया इसके सामने हम अपनी सैलरी की भी अमाउंट ऐड कर देंगे। ये था जी हमारा टैक्स जो हमने अदारे को पे किया हुआ है। पे करने के बाद अब हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब हमारी किसी किस्म की कोई लायबिलिटी नहीं बन रही। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिटेड टैक्स में किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं बन रहा। हम अपना टैक्स जो पे किया हुआ उसको एडजस्ट कर चुके हैं। अगर आपने ये टैक्स अदा नहीं किया हुआ, आपके अदारे ने नहीं काटा हुआ, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एडजस्टेबल टैक्स में से मैं इसको रिमूव करता हूँ।
सिर्फ आपको समझाने के लिए। और यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। करने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपटीशन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे एडमिटेड टैक्स के सामने अमाउंट आ रही है, यहाँ पे प्रीपेड PSID का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके अदारे ने टैक्स नहीं काटा हुआ तो फिर आप ये टैक्स पे करेंगे। पे करने के लिए आप ये प्रीपेड PSID पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो कह रहा है कि अपना डाटा पहले सेव करें। यहाँ पे जो भी आपने एंट्री करनी है वो साथ साथ आपने कैलकुलेट करके सेव लाजमी करते जाना। यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे प्रीपेड PSID, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी तमाम डिटेल आपको नज़र आएगी। CNSE नंबर है, आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है और यहाँ पे अमाउंट आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे जनरेट PSID पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो PSID है ये यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। इस PSID को आपने पे करना है। यहाँ से आप प्रिंट करके इसको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर ऑनलाइन पे करना चाहें तो आप इस PSID के ज़रिए इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। जब आप इसको पे कर देंगे, जब आप चालान जमा करवा देंगे तो उसके बाद आपने ये जो पेमेंट वाला ऑप्शन है इसके अंदर आ जाना है। पेमेंट वाले ऑप्शन में आने के बाद जो आपने पेमेंट जमा करवाई होगी, जो चालान आपने जमा करवाया होगा, वो 1 या 2 घंटे के बाद आपको यहाँ पे अनक्लेम्ड पेमेंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आपने उसको क्लेम करना है। क्लेम करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करवाना है। हमारा टैक्स कटा हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए तमाम एंट्रीज के बारे में बताया। तो हमारा जो टैक्स है वो कटा हुआ है। यहाँ से हम इसको कॉपी करके इसको एडजस्टेबल टैक्स में लिख देंगे। हमारा ये टैक्स कटा हुआ है, लिहाजा हमने यहाँ पे वो ऐड कर दिया है। यहाँ से हम अपनी सैलरी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम जो डाटा साथ साथ सेव भी करते जाएंगे। हमने एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन में अपनी सैलरी ऐड कर दी है। और उसके बाद अब हमने आ जाना वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट है, इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसके सामने अपनी जो सैलरी है वो ऐड कर देनी है। लिखने के बाद यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपने आ जाना है पर्सनल एसेट में। पर्सनल एसेट्स में आने के बाद यहाँ पे आपने अपने तमाम एसेट्स की डिटेल लिखनी है। आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे बैंक अकाउंट्स हैं, आपके नाम पे मोटर व्हीकल है, आपके नाम पे किसी भी किस्म की कोई प्रीशियस पोजेशन है आपके पास, कोई इसके अलावा अदर एसेट है, जो भी आपके नाम पे एसेट है, आप उन एसेट्स की तमाम डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो ये आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो शाहदरा लाहौर की है। और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे ऐसे कंटेंट लिख के आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपने उसकी जो वैल्यू है, अगर आपने खरीदी हुई है तो आप यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे जितनी अमाउंट में आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी आपके वालिद के नाम से आई है, विरासत में आपको मिली है, तो फिर आप यहाँ पे इसके साथ इनहेरिटेड लिख देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 ही लिख देंगे। उसके बाद इसी तरह अगर आपके नाम पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल है, तो यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। हमारी ये जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है ये हमने खरीदी थी, ये उस वक्त खरीदी थी हमने 15 लाख रुपए की। और इसके बाद यहाँ से अमाउंट लिखने के बाद इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे है जी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल। अगर आपके नाम पे कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो लिखेंगे। इसी तरह लिखने के बाद यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपने जितने का ये खरीदा हुआ है आप यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे। मिसाल के तौर पे ये हमने उस वक्त खरीदा था 25 लाख का। लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इक्विपमेंट नॉन बिजनेस है, एनिमल है। अगर आपके पास कोई एनिमल है तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है जी इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस, अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट वगैरह। अगर आपके नाम पे किसी किस्म का कोई बैंक अकाउंट है, अगर आपने कोई पॉलिसी वगैरह खरीदी हुई है तो आप यहाँ पे वो ऐड करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के सामने आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये प्लस का, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारा एक बैंक अकाउंट है, यहाँ पे हम उसका जो IBN नंबर है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना बता देंगे कि अकाउंट है, करंट है, सेविंग है या किस बैंक में है, यहाँ पे वो डिटेल लिख देंगे। लिखने के बाद
यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं रैंडम लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे आपका जो भी IBN नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख के यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे उसकी एंट्री करने के लिए ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आपने उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। क्लोजिंग बैलेंस आपने 30 जून का लिखना है। अगर आप 2025 में फाइलर हो रहे हैं, हम 2025 की टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो लाता हम 30 जून 2025 का ही लिखेंगे। अगर आप किसी और साल की टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप अपने मुतलका साल की जो 30 जून होगी, 30 जून का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आप अपने टैक्स रिटर्न में मेंशन करेंगे। उसके बाद इसी तरह अगर आपने किसी फैमिली मेम्बर को या किसी और बंदे को कोई लोन वगैरह दिया हुआ है, तो ये डेट नॉन बिजनेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप उसकी अमाउंट ऐड कर देंगे। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे और यहाँ पे कंटेंट बता के उसकी डिटेल लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी उसकी वो ऐड कर देंगे। उसके बाद है जी मोटर व्हीकल। यहाँ पे अगर आपके नाम पे किसी किस्म की कोई गाड़ी है, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप उस गाड़ी का लिखेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारी गाड़ी का नंबर है, यहाँ पे हम बता देंगे कि प्राइवेट है या कमर्शियल है। ये लिखने के बाद यहाँ पे आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे उसकी अमाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे कि आपने वो कितने में परचेज की थी। मिसाल के तौर पे हमने ये गाड़ी खरीद की थी, यहाँ पे 5,45,000 की जो ये गाड़ी है वो हमने खरीदी थी। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हाउस होल्ड इफेक्ट पर्सनल आइटम कैश का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप अपने अमाउंट लिख देंगे और उसके बाद अगर आपके पास किसी किस्म का कोई गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है तो ये प्रीशियस पोजेशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे आप उसकी डिटेल कंटेंट लिख के यहाँ पे सबमिट करके उसकी अमाउंट लिख सकते हैं। इसी तरह थोड़ा सा मजीद नीचे आए तो यहाँ पे टोटल एसेट आपको नज़र आ रहे हैं हमारे जो है हमने ऐड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रेडिट नॉन बिजनेस का। यहाँ पे आपने अपने लोन की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, ऊपर मैंने जो आपको एंट्री बताई है वो किसी को अगर आपने कोई लोन दिया हुआ है तो आपको जो मैंने अकाउंट के नीचे एंट्री बताई है आप वहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप वो यहाँ पे ऐड करेंगे। क्रेडिट नॉन बिजनेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अगर किसी बैंक से लिया हुआ है तो यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर लिख देंगे। अगर आपने किसी फैमिली मेम्बर से लिया हुआ है तो यहाँ पे आप उसका नाम वगैरह लिख के यहाँ पे कंटेंट लिख के सबमिट करके उसकी जो भी डिटेल होगी, जितना लोन आपने लिया होगा वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने आ जाना है पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में आने के बाद आपने अपने घर में कि जो भी पूरे साल में एक्सपेंसेस किए होंगे आपने यहाँ पे वो ऐड कर देने हैं। अगर आपने किसी किस्म के कोई रेंट वगैरह दिया हुआ है तो ये रेंट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके नाम पे अगर कोई व्हीकल वगैरह है, आपने उसकी मेंटेनेंस करवाई है तो आप यहाँ पे उसके सामने ऐड कर देंगे। ट्रैवलिंग का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशनल, किसी भी किस्म के जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई ज़कात वगैरह दी हुई है तो आप यहाँ पे डोनेशन ज़कात का ऑप्शन है, यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। अगर आपके इन ऑप्शंस के अलावा किसी किस्म के कोई और अखराजात हैं, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इस ऑप्शन के सामने आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमने पूरे साल में जो एक्सपेंसेस किए हैं, ये हमने पूरे साल में एक्सपेंसेस किए हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एक ही जगह पे लिख दी हैं। आप अपने जो तमाम एक्सपेंसेस होंगे वो मुख्तलिफ हेड में ब्रेक करके लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपने आ जाना है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है इसको ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो कैसे करना है, जब तक आपकी ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगी। ज़ीरो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारी अमाउंट है ये प्लस में आ रही है। अगर तो आपकी ये अमाउंट प्लस में आ रही हो तो इसका मतलब है आपका जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है, आपका जो इनफ्लो है वो कम है। इनफ्लो से मुराद आपने कमाया कम है, जबकि आपका जो आउटफ्लो खर्चे वगैरह हुए हैं, जो आपने एसेट वगैरह बनाए हैं वो ज़्यादा बना लिए हैं। तो अब हमने इस सूरत में क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आपकी ये अमाउंट माइनस में आ रही हो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि आपका जो इनफ्लो है, जो आपने कमाया है वो ज़्यादा कमाया है, जबकि आपके एक्सपेंसेस वगैरह या आपके जो एसेट हैं वो कम हो गए हैं।
इस सूरत में क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जो ऐड किए हैं एसेट, वो है दो प्रॉपर्टीज हमने ऐड की हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक हमने गाड़ी ऐड की है। ये हमारे पास जो एसेट है वो 45,45,000 के जो एसेट है, ये हमारे पास पिछले साल से चले आ रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास पुराने चले आ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में आने के बाद यहाँ पे ये जो एसेट 45,45,000 आ रहे हैं, ये एसेट और कुछ थोड़ी बहुत सेविंग, वो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर एसेट में डाल देंगे। नेट एसेट प्रीवियस ईयर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम वो डाल देंगे। ये हमारे पास पिछले सालों से चले आ रहे हैं। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो हमारी अमाउंट है वो माइनस में हो गई है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारी जो अमाउंट ये बकाया बच गई है, ये जो अमाउंट है हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि हमने अपने एक्सपेंसेस वगैरह भी डाल दिए हैं, एसेट वगैरह भी सारे लिख दिए हैं। अब ये क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है पर्सनल एसेट में। पर्सनल एसेट में आने के बाद यहाँ पे ये जो आपको कैश का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये कैश के अंदर आप ये अपनी अमाउंट लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये ज़ीरो हो गई है। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर आपको इस हवाले से हमारी सर्विसेज दरकार हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। जब तक आपकी ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी अनरिकनसाइल्ड वाली, आप तब तक अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा सकते। यहाँ पे मैं आपको दोबारा फिर सिनेरियो समझा देता हूँ। अगर आपकी टैक्स रिटर्न में अनरिकनसाइल्ड अमाउंट माइनस में आ रही है, उस सूरत में क्या है, आपका जो इनफ्लो है वो ज़्यादा है, जबकि आपका आउटफ्लो है, जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, आपके असर वगैरह हैं, वो कम आपने डाले हैं। उस सूरत में आप अपना जो बकाया होगा अमाउंट का, वो कॉपी करके अपने कैश में सेव कर सकते हैं। अगर आपकी अमाउंट प्लस में आ रही है, उस सूरत में क्या होगा, आपने अपने एसेट ज़्यादा डाल लिए हैं, जबकि आपका जो इनफ्लो है वो कम है। उस सूरत में आपने कैसे मैनेज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरह आप अपनी टैक्स रिटर्न रेडी करके इसको कैलकुलेट करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो पिन कोड रिक्वायर्ड कर रहा है। पिन कोड आपने लगाना है। पिन कोड लगाने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी और आप मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आपने किसी किस्म का कोई एटीएल चालान जमा नहीं करवाना। जब आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपका स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप 30 सितंबर 2025 से पहले फाइलर हो रहे हैं तो आपका जो स्टेटस है 2025 की टैक्स रिटर्न जमा करवाने से वो एक्टिव ही शो होगा। आप लेट फाइलर तस्वर नहीं किए जाएंगे। इस हवाले से फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अगर आपको हमारी सर्विस दरकार हो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ट्रेडमार्क के हवाले से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस के हवाले से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।